वहाँ से निकलकर वो लोग पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पुलिस ने उनके बयान लिए। पुलिस ने मनाली पुलिस को भी माही के मिलने की खबर भेज दी थी। बस अब मैं इन्हें ले जाऊँ, अब और कुछ तो नहीं पूछना। अगर आगे कोई ज़रूरत पड़े तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर लीजिएगा। सम्राट ने उसे फ़ोन नंबर देते हुए कहा, ये आपका नंबर है, लेकिन आप तो मनाली जाने वाले हैं। अगर हमें आपसे मिलना हो तो फिर हम क्या करेंगे? पुलिस वाले ने पूछा। फिर ये नंबर ले लीजिए, ये मेरे छोटे भाई अमन का नंबर है। वो कंपनी में ही मिल जाएगा, नीता भी वहीं मिल जाएगी। इसके अलावा ये दो नंबर और हैं, ये मेरे भाई और दोस्त का है, वो भी यहीं रहते हैं। सम्राट ने अमन, लकी और ओम का नंबर देते हुए कहा। उसके बाद वो नीता को उसके घर छोड़ने चले गए। नीता की मम्मी उन्हें मिलकर बहुत खुश हुई। वो सम्राट को देखकर समझ गई थी कि सम्राट बहुत अमीर है, इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। आंटी, ये मेरे पति हैं सम्राट, अमन इन्हीं का भाई है, माही ने बताया। पर जब तुम यहाँ रहती थी तब तुम कहती थी कि अमन तुम्हारा भाई है। नीता की मम्मी ने उसी वक्त कहा, आंटी जी ये लंबी कहानी है, असल में मेरी इनसे लड़ाई हो गई थी। मैं नाराज़ होकर मनाली चली गई। वहाँ मैं जिस आंटी के घर रही वो अमन की मम्मी निकली। अमन यहाँ कॉलेज में मेरा और नीता का क्लासमेट था। अब वो आंटी मुझे अपनी बेटी मानती थी, तो मैं अमन को भाई मानने लग गई। फिर ये मुझे ढूंढते हुए वहाँ आ गए। फिर काफ़ी देर बाद इन्हें पता चला कि वो आंटी इनकी खोई हुई मम्मी है और अमन इनका भाई है, तो वो मेरे भाई से मेरा देवर हो गया, पर रहा मेरा भाई ही, माही ने बताया। अरे वाह, बड़ी ही फिल्मी कहानी है तुम्हारी। क्या खाओगी? ऐसे मौके पर मुंह मीठा करना बनता है, कहकर नीता की मम्मी रसोई में चली गई। वो दोनों आपस में खुसुर पुसुर करने लगी। तू बात शुरू कर, मैं तेरा साथ दूंगी, माही बोली। पागल है, मम्मी मुझे खा जाएंगी। तू शुरू कर देना, मैं तेरा साथ दूंगी। दोनों एक दूसरे से कह रही थी कि वो बात शुरू करे। इतने में आंटी मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। मैं चाय बना कर लाती हूँ, कहकर नीता खिसकने लगी। एक मिनट नीता, तुम बैठो ज़रा, सम्राट ने उसे जाने से रोक दिया और उसकी मम्मी से बोला, आंटी जी मैं अपने भाई अमन के लिए आपकी बेटी नीता का हाथ मांगता हूँ। माही और नीता ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। बेटे ये क्या कह रहे हो आप? कहाँ हम और कहाँ आप? बेटे, इसके पापा से बात करने से पहले मैं ही तुम्हें बता दूं कि इसके पापा एक सरकारी नौकरी करते हैं। बेशक हमारी एक ही बेटी है, पर हम इसे ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे। हाँ, शादी ज़रूर धूमधाम से करेंगे। नीता की मम्मी ने हाथ जोड़कर कहा, आंटी जी आप ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा ना करें। आप बस नीता को दो कपड़ों में भेज देना। माही ने आंटी के हाथों को ऊपर से पकड़कर कहा। ठीक है बेटा, मैं इसके पापा से बात करूंगी, फिर तुम्हें बता दूंगी। आंटी बोली, ठीक है आंटी जी, असल में हम लोग कल वापस मनाली जा रहे हैं, आप हमें बता दीजिएगा, हम बारात लेकर आ जाएंगे। सम्राट बोला। फिर वो लोग चाय पानी पीकर वापस घर आ गए। माही को घर छोड़कर सम्राट कंपनी चला गया। माही ने मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी जी कैसी हो? ठीक हूँ, तू बता, जाई हॉस्पिटल? क्या बताया डॉक्टर ने? मम्मी ने चिंता से पूछा। सब ठीक है मम्मी जी, हम लोग कल वापस आ रहे हैं, माही ने बताया। बेटा सफ़र में ध्यान रखना, आलतू फालतू कुछ मत खाना। डॉक्टर से पूछना था कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, मम्मी ने कहा। हाँ जी मम्मी जी, डॉक्टर से डाइट चार्ट ले लिया है, उसमें सब लिख दिया है। और मम्मी राखी कैसी है? राखी भी ठीक है, उसकी राजू से शादी तय हो गई है। दोनों के परिवार तो जल्दी शादी करना चाहते थे, पर राजू और राखी ने कहा कि आप लोग आओगे तब शादी करेंगे, अब तुम लोग आ जाओगे तो वो जल्दी शादी कर लेंगे। मम्मी बोली। कुछ देर बातें करके उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मम्मी ने राखी को बताया। राखी, माही का फ़ोन आया था, वो लोग कल आ रहे हैं, तैयारी कर लेना, अब शादी की तारीख भी फिक्स कर लेना। हाँ मैडम जी, मैं राजू से बात करती हूँ, और मैडम जी अमन भैया और लकी भैया को भी शादी में बुलाना है। राखी बोली। हाँ तू तारीख तो फिक्स कर, हम उन्हें भी बुला लेंगे, मम्मी बोली। शाम को माही ने अमन और सम्राट के आने पर उन्हें राखी की शादी की बात बताई। चलो अच्छा है भैया, फिर हम भी आपके साथ ही चलें, राखी की शादी तो अटेंड करनी है। अमन बोला, मुझे पता है जो तुझे शादी अटेंड करने की जल्दी पड़ी है, हम मम्मी से खुद ही बात कर लेंगे, तुझे हम फ़ोन करके बता देंगे, सम्राट ने अमन को छेड़ते हुए कहा। ओह तो ये बात है, मैं भी हैरान हो गई थी कि इसे राखी की शादी की चिंता कब से होने लगी। मम्मी से जो भी बात करनी है मुझे बता दे, मैं कर लूँगी। जब हम नीता की मम्मी से बात कर सकते हैं तो उनसे भी बात कर लेंगे। माही भी बात समझने के बाद अमन को छेड़ते हुए बोली, आप दोनों भी अजीब बात करते हैं, मैं राखी की शादी अटेंड करने की बात कर रहा हूँ और आप दोनों कुछ की कुछ कहे जा रहे हो। अमन ने शर्माते हुए कहा। चलो ठीक है, फिर हम नीता की मम्मी को कह देंगे कि इससे तो शादी की कोई खुशी ही नहीं है। सम्राट ने फिर से उसे छेड़ा। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो कुछ बोला ही नहीं, आप भी बात कहाँ से कहाँ ले जाते हो, अमन सम्राट से बोला। चलो ठीक है, नहीं कहते उसकी मम्मी से, नहीं कहते, खुश? अच्छा, मम्मी ये कह रही थी कि राखी की शादी की तारीख फिक्स होने के बाद लक्की और अमन को बुला लेंगे। माही बोली। भाभी जी ठीक है, आप ज़्यादा मत सोचिए, यहाँ बैठिए, मैं चाय के साथ पकौड़े बनाने लग कहता हूँ।
अमन माही को सोफे पर बिठाकर किचन की तरफ चला गया। ऐसे परिवार के साथ कितना अच्छा लगता है, सम्राट माही के पास बैठते हुए बोला। दिमाग खराब कर दिया मेरा, इन्हें स्कूटी दे कौन देता है, मेरी प्यारी कार के शीशे का कबाड़ा कर दिया। लक्की बोलता हुआ आया, मैं तो खुद इन पापा की परियों के कार या स्कूटर चलाने के सख्त खिलाफ हूँ। आप कार की बात करते हैं, ये तो ट्रक को देखकर भी पीछे नहीं होती, फिर उल्टा हम ही से लड़ने लगती है। राणा बोला, अरे भैया जी आप कब आए, माही ने राणा को देखते ही पूछा। मैं दिन में आ गया था, फिर लकी पाजी ने बुला लिया तो इनके पास चला गया था। बहन एक बात कहूँ, आप मुझे भैया की जगह वीर जी कहा करो, हमारे यहाँ भैया को वीर जी कहते हैं। सुनकर अच्छा लगेगा, राणा ने माही के पास बैठते हुए कहा। ठीक है वीर जी। फिर किचन की तरफ मुंह करके बोली, अमन 2 कप चाय और कह देना। लकी भी सोफे पर बैठ गया। तुझे किस पापा की परी ने परेशान कर दिया, सम्राट ने पूछा। क्या बताऊं भैया, मैं आ रहा था ना तो मैंने देखा सामने से एक एक्टिवा बलखाती सी आ रही है। मैंने उन्हें दूर से ही देख लिया, ये एक लड़की चला रही थी और दूसरी उसके पीछे बैठी हुई थी। मुझे उन्हें देखकर ही अंदाज़ा हो गया था कि वो ज़रूर टक्कर मारेंगी। मैंने कार साइड में लगाकर बंद कर दी और उनके निकलने का वेट करने लगा, लेकिन वो कैसे रुकती, वो सीधा आकर मेरी कार से टकरा गई। आप मानोगे, रॉन्ग साइड से आकर मेरी कार से टकराई और टक्कर इतनी ज़ोर से मारी कि पीछे बैठी लड़की उछलकर कार के अगले शीशे पर गिरी और शीशे में क्रैक आ गया। बहुत गुस्सा आया, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली है, अगर ना करता तो मुझे ही फंसा देती। लकी ने एक ही सांस में सब बता दिया। तुमने उनसे रिपेयर कराने को कहना था, अमन कमरे में आते हुए बोला। छोड़ो, क्या करना है, पैसे लेकर क्या करोगे, माही बोली। माही बात पैसों की नहीं है, अगर आज उन्हें हम छोड़ देंगे तो वो कल फिर से ऐसी गलती करेंगी, इसलिए थोड़ा सबक सिखाना ज़रूरी है, सम्राट बोला। मैंने कहा था उन्हें, पुलिस ने कल बुलाया है थाने, बाकी कल देखते हैं, लीगल एडवाइज़र को साथ लेकर जाऊंगा, लक्की बोला। अभी नौकर चाय पकौड़े लेकर आ गया, सब लोग साथ में बैठकर चाय पकौड़े खा रहे थे। तभी रघु अंदर आया। वाह भाई, क्या खुशबू आ रही है, क्या खाया जा रहा है, अकेले अकेले, रघु अंदर आते हुए बोला। उसने आते ही पकौड़ा उठाकर खा लिया, फिर बारी बारी से सबसे हाथ मिलाया। अब आया है, कल की तैयारी कर ली, सम्राट ने पूछा। तैयारी क्या करनी है, जो सूटकेस लाया था वही वापस ले जाऊंगा। अरे हाँ, ये मम्मी ने भाभी के खाने के लिए आम का अचार भेजा है। उसने अचार का डब्बा माही को पकड़ाते हुए कहा। राणा, अगर अभी फ्री हो तो हमारे साथ मनाली चलो। सम्राट राणा से बोला। मैं फ्री तो हूँ, अगर कुछ सामान लेकर जाना है तो मैं ट्रक ले चलता हूँ, राणा बोला। हाँ ये ठीक है, अमन ऐसा करो, इसे फैक्ट्री ले जाओ, वहाँ से ट्रक में ले जाने वाला माल रखा देना, सम्राट ने अमन से कहा। फिर राणा से पूछा, राणा तुम सुबह चलोगे तो ट्रक वहीं छोड़ देना, सुबह माल भराकर चल पड़ना। नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, अभी माल रखा कर निकल लेता हूँ, कल दोपहर तक पहुँच जाऊँगा, तब तक आप लोग भी पहुँच जाओगे, राणा बोला। चलो ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे रघु, हम भी अमन के साथ चलते हैं, जो जो कपड़ा लेना है वो चूज़ कर लेंगे, सम्राट बोला। ऐसा करो वीर जी, आप फिर खाना खाकर जाना, रास्ते में कहाँ खाओगे। माई किचन की तरफ जाते हुए बोली। अरे नहीं बहन, ये चाय पकौड़े खा लिए, अब और कुछ ना खाया जाएगा, राणा बोला। फिर वो अमन के साथ जाने लगा तो माही ने एक डब्बा पकड़ाते हुए कहा, वीर जी ये लो, कुछ पकौड़े डाल दिए हैं, रास्ते में खा लेना, माही उसे डब्बा पकड़ाते हुए बोली। देखा, बहन होने का फ़ायदा हो गया, उसने छोटू को फ़ोन करके कंपनी पहुंचने को कहा। सभी कंपनी चले गए, लक्की भी उनके साथ चला गया। माही ने अपने साथ ले जाने के लिए सामान पैक किया। उधर उन्होंने सारा सामान ट्रक में लोड कराया, फिर राणा ट्रक लेकर मनाली के लिए निकल पड़ा। अगली सुबह अमन और लकी, रघु, सम्राट और माही को एयरपोर्ट छोड़ाए। उन्होंने प्लेन ले लिया। माही और सम्राट एक साथ बैठे थे, जबकि रघु की सीट थोड़ी दूर थी। उसकी बगल में एक लड़की बैठी थी, उसे प्लेन में बैठने से डर लगता था। जैसे ही प्लेन उड़ा वो डर के मारे कांपने लगी। मैडम आपको क्या हुआ, रघु ने पूछा। मुझे डर लगता है, वो धीरे से बोली। रघु ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, देखिए डरते नहीं हैं, आसपास इतने लोग बैठे हैं, वो देखिए छोटी सी बच्ची बैठी है, कोई नहीं डर रहा, लाइए मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ, तब आपको डर नहीं लगेगा, रघु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। रघु ने उसे बातों में लगा लिया तो वो लड़की भूल गई कि वो प्लेन में है। वो भी मस्त होकर रघु से बात करने लगी। मैं ना मनाली जा रही हूँ, वहाँ मेरी दादी रहती हैं, हम लोग कभी कभार छुट्टियों में ही जाते थे, हम हिमाचल में ही रहते थे और वहाँ से हम ट्रेन से चले जाते थे। अब मेरी वहाँ जॉब लग गई है तो जाना पड़ रहा है, पहली बार प्लेन से जा रही हूँ, आगे से कभी नहीं जाऊँगी। वो बोली, जॉब के लिए बधाई हो, क्या नाम है आपका, मनाली में कहाँ जॉब मिली है, रघु ने पूछा। मेरा नाम वनिया है, मुझे टूरिज़्म डिपार्टमेंट मनाली में टूरिज़्म ऑफिसर की जॉब मिली है, वहीं जा रही हूँ, मेरे पापा भी वहाँ काम करने गए हैं, वहाँ दादी के पास ही रहूँगी, उसने बताया। बहुत ही यूनिक नाम है आपका, हमारी भी वहाँ कंपनी है, मिलते रहेंगे, रघु बोला। अच्छा किस चीज़ की कंपनी है, वनिया ने पूछा। हम शर्ट्स बनाते हैं, ये शर्ट हमारे ब्रांड की ही है, उसने अपनी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा ये आपका ब्रांड है, ये तो काफ़ी फेमस है, वनिया ने हैरान होकर पूछा।
वो लोग ऐसे ही बात करते रहे। सम्राट ने रघु की तरफ देखा और बोला, ये बड़ा ही फ्लर्टी बंदा है, जहाँ लड़की देख के शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा है तो इनकी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? अब तक तो शादी भी हो जाती। माही बोली, फ्लर्ट करता रहता है, सीरियस नहीं होता ना, इसलिए ही कोई लड़की ज़्यादा देर साथ नहीं रहती, इसे जल्दी ही छोड़ देती है। सम्राट बोला, तो आप इसे समझाते क्यों नहीं? बहुत समझाया पर इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। सम्राट बोला, इस बार मैं समझा कर देखूंगी, शायद मान जाए। माही बोली, करीब 2.5 घंटे में वो मनाली पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उतरकर रघु ने वनिया को माही और सम्राट से मिलाया। उन्होंने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए। वनिया को लेने उनके डिपार्टमेंट से कार आई थी। वो उन लोगों को बाय करके चली गई। रघु उसे दूर तक जाते देखता रहा। इन्हें लेने राजू आया था। उन्होंने राजू को शादी की बधाई दी और फिर घर आ गए। मम्मी उस दिन स्कूल से जल्दी घर आ गई थी। उन्होंने राखी के साथ मिलकर उनकी पसंद का खाना बनाया था। दरवाज़ा खोलते ही मम्मी माही से लिपट गई। मेरी बच्ची कैसी है तू? मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने भगवान को इतना याद तो सारी उम्र में नहीं किया जितना हम 2 दिनों में किया। आखिर उसने मेरी सुन ही ली। तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। माही को सोफे पर बिठाकर मम्मी किचन में खाने को लेने चली गई और एक प्लेट में राजमा चावल लाकर माही को खिलाने लगी। सम्राट और रघु चुपचाप आकर बैठकर ये सब देख रहे थे। सम्राट बोला, मम्मी लगता है आप भूल गई हैं, मैं आपका बेटा हूँ, ये नहीं। तू चुप कर, बेचारी ने सारे सफ़र में कुछ नहीं खाया होगा, भूख लगी होगी इसको। मम्मी उसे पानी पकड़ाती हुई बोली, मम्मी भूख तो हमें भी लगी है। सम्राट फिर बोला, रुक जाओ, राखी अपने घर गई है, वापस आती होगी, वो तुम्हें खाना डाल कर देगी। मम्मी बोली, सुना था मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, आज देख भी लिया। आने वाले बच्चे के चक्कर में आंटी अपने बेटे बहू को ही भूल गई। रघु बोला। सम्राट ने गहरी सांस लेकर हामी भरी। राखी वापस आई तो वो भी माही की खातिरदारी में लग गई। रघु और सम्राट खुद से ही लेकर खाने लगे। सम्राट को अंदर से खुशी हो रही थी कि सब माई का ध्यान रख रहे हैं। खाना खाकर रघु और सम्राट राजू के साथ कंपनी चले गए। दीदी जी आप बताओ क्या हुआ था, आप उनके साथ क्यों चली गई थी? राखी ने पूछा। अरे इसे आराम कर लेने दे, फिर बाद में बात कर लेना, मम्मी ने राखी से कहा। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे भी नींद नहीं आ रही, इतने दिन बाद मिले हैं। बैठिए मैं बताती हूँ। उस दिन जब आप प्रेयर में थी, मुझे किसी का फ़ोन आया था। उसने कहा कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं घबरा गई। उन्होंने कार की फ़ोटो भी भेजी थी। मैं उसी समय टैक्सी करके हॉस्पिटल की तरफ चल दी। उस टैक्सी वाले ने मुझे कुछ सुंघा दिया और मुझे अहमदाबाद ले गए। मम्मी ये सब चाचा जी ने किया था। वहाँ मेरे साथ एक लड़की और थी, मीता। उसी ने मुझे वहाँ से भागने में हेल्प की। फिर हमें राणा वीर जी मिल गए। अरे हाँ, मैं वीर जी को फ़ोन करके पूछना तो भूल ही गई। मैं बाकी की कहानी फिर सुनाती हूँ, पहले राणा वीर जी को फ़ोन कर लूँ। कहकर उसने राणा को फ़ोन लगा। वीर जी कहाँ पहुँचे आप? माही ने पूछा। मैं मनाली पहुँच गया हूँ, कंपनी में सामान उतार रहा हूँ। जीजा जी मिल गए हैं, शाम को उनके साथ ही घर आऊँगा। राणा बोला, ठीक है वीर जी, मैं इंतज़ार करूँगी, कहकर माही ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर मम्मी से बोली, मम्मी जी वीर जी इनके पास कंपनी में पहुँच गए हैं, शाम को यहाँ आएंगे। राखी तब तक रसोई का काम निपटाकर वापस आ गई थी। अब बताओ दीदी फिर क्या हुआ? राखी बोली। हाँ कहाँ थी मैं? हाँ फिर हमें वीर जी मिल गए। उन्होंने हमें राजस्थान में एक मौसी के घर रखा। वहीं तेरे जैसी एक लड़की झुमकी भी थी। उनके साथ एक रात उनके पास रुके। फिर अगले दिन वीर जी हमें घर ले आए। बस इतनी सी कहानी है। मम्मी एक बात और बताऊं, हमने नीता की मम्मी से अमन और नीता के रिश्ते की बात चलाई, देखते हैं क्या बनता है। माही ने बताया, चल राखी रात के खाने की तैयारी कर ले, राणा घर आएगा। उसने हमारी माही और बेबी की जान बचाई है, उसकी अच्छी आवभगत करनी होगी। ऊपर से वो माही का भाई हो गया है, तो वो पहला आदमी होगा जो इसके मायके से आएगा। मम्मी राखी से बोली। फिर माही से बोली, माही जा तू तब तक थोड़ा आराम कर ले, वो आ जाएंगे, फिर बैठना पड़ेगा, थक जाएगी। चल मैं ही छोड़ कर आती हूँ, तो अंदर तो खुद से नहीं जाने वाली। उन्होंने माही को पकड़कर उसके बेडरूम में ले जाकर लेटा दिया। फिर उसे चादर ओढ़कर दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। माही कुछ ही देर में सो गई। शाम 6 बजे सम्राट और रघु आ गए। माही तब तक उठकर कपड़े बदलकर मम्मी और राखी का किचन में हाथ बटा रही थी। उसने राणा को उनके साथ न देखकर पूछा, सम्राट जी वीर जी नहीं आए? वो तो कह रहे थे कि आपके साथ आएंगे। हाँ उसे कोई काम था, कह रहा था कि आप लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सम्राट बोला। माही ने ओके में सिर हिला दिया। उसे लगा कि सच में कोई काम होगा। सम्राट और रघु पानी पीने के बाद कपड़े बदलने चले गए। कुछ देर बाद बेल बजी। माही ने सोचा कि रघु आया होगा। उसने दरवाज़ा खोला तो वो हैरान रह गई। सामने राणा था। उसने ग्रे कलर का सफारी सूट के साथ लाल रंग की पगड़ी बांध रखी थी। माही ने हमेशा उसे मेले से कुर्ते पायजामे में ही देखा था और सिर पर उसने छोटी पगड़ी बांधी होती थी। आज उसे देखकर वो हैरान रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके भाई की इतनी पर्सनैलिटी है।
वो उसके गले लग गई और बोली, वीर जी मैं आपको पहचान ही नहीं पाई, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहली बार बहन की सास से मिलना है, थोड़ा तो बन के आना ही था। तेरी सास मुझे कह ना सके कि तेरा भाई तो गंदा सा है, और पता है मैं टैक्सी से आया हूँ, ट्रक नहीं लाया, कहकर राणा ने बाहर टैक्सी से कई बैग निकाले और माई के साथ अंदर आ गया। मम्मी आकर उसे देखने लगी और सोचने लगी, ये तो किसी अच्छे घर का लगता है, और माही इसे ट्रक ड्राइवर कह रही थी। वो उनके पास आई तो माही ने राणा को बताया, वीर जी ये मेरी मम्मी जी हैं, और मम्मी जी ये मेरे वीर जी हैं। राणा ने उठकर उनके पैर छुए, मम्मी ने आशीर्वाद दिया और हाथ जोड़कर बोली, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुमने हम पर जो एहसान किया है उसका बदला हम उम्र भर नहीं उतार सकते। अरे नहीं आंटी जी, आप ऐसा ना कहें, ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने निभाया, और उसका इनाम भी मुझे साथ के साथ मिल गया, इस बहन और परिवार के रूप में, राणा बोला। तभी अंदर से सम्राट कपड़े बदल कर आ गया। वो भी राणा को देखकर हैरान रह गया। अरे वाह राणा, ये तू है, कमाल कर दिया दोस्त, तू तो बड़ा ही रोबदार लगता है, अलग ही बंदा लग रहा है। सम्राट कुछ कहता उससे पहले ही बाहर से आता रघु बोल पड़ा। राणा शर्माकर मुस्कुरा दिया। फिर राणा ने एक बैग उठाकर मम्मी को दिया। मम्मी मना कर रही थी पर वो बोला, आंटी जी मैं मायके मायके से हूँ, पहली बार आपके घर आया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लाया, जितना हो सका किया है, मेरा मान समझ कर रख लीजिए। माही ये तेरे लिए, जीजा जी ये आपके लिए, आंटी जी ये लकी और अमन के लिए, और रघुवीर जी ये आपके लिए। माही ये वो क्या नाम बताया था तूने, वो राजू की बहू, उसके लिए। माही ने राखी को आवाज़ लगाई और राणा ने एक बैग उसे दे दिया। वीर जी ये सब ठीक नहीं किया आपने, आपने इतना क्यों किया, माही बोली। कोई नहीं माही बहना, मेरे कौन सा परिवार था, अब तक तो बहुत कमाया है, अब जाके खर्च करने का मौका मिला है। राणा बोला। फिर सबने मिलकर डिनर किया। राणा अभी यहाँ एक दो दिन का काम है, आप ऐसा करना यहीं रुक जाना रघु के साथ, ये सामने वाला भी अपना घर है, रघु वहीं रहता है। फिर 2 दिन के बाद जहाँ जाना हो चले जाना। सम्राट बोला, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ भला, जैसी आपकी मर्जी। राणा बोला। राणा और रघु के जाने के बाद मम्मी, माही और सम्राट बैठे बातें कर रहे थे। मम्मी बोली, देखो माही बेटा, इसने बहुत खर्च किया है, सच में तेरे भाई का फर्ज निभाया है, पर हम भी उसे खाली नहीं जाने देंगे। ऐसा करना सम्राट, उसके लिए पैंट शर्ट और पगड़ी ला कर देना, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट दे देंगे। ठीक है मम्मी जी, वो मेरे से छोटा है तो मैं भी उसे अपनी ओर से शूज़ ले दूंगा, सम्राट बोला। हाँ बेटा, ऐसा ही करना, भगवान की दुआ से ऐसे नेक लोग मिलते हैं। रात बहुत हो गई है, अच्छा जाओ तुम दोनों भी आराम करो, माही को ले जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ, कहकर वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। माही और सम्राट भी अपने कमरे में आ गए। स्टेशन से फ़ोन आया था, वो तुम्हें बुला रहे थे, तुमसे पूछताछ करने के लिए। मैंने कह दिया था कि हम कल आएंगे, सुबह तैयार हो जाना, सम्राट ने माही को बताया। फिर उसने माही को समझाया कि पुलिस क्या पूछेगी, इसे कैसे जवाब देना है। वो लोग बेड पर बैठे बैठे काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर माही को नींद आने लगी तो सम्राट ने उसे पकड़कर बाहों में लेकर बच्चों की तरह एक हाथ से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ, बाकी सुबह देखेंगे। माही को जल्दी ही नींद आ गई। अगली सुबह माही भी सम्राट के साथ ही तैयार हो गई। उसने मम्मी जी को बताया कि वो लोग थाने जा रहे हैं। मम्मी बोली, सम्राट तुम लोग वहाँ क्यों जाओगे, उन्हें यहीं बुला लो, माही को ऐसी हालत में कहाँ घुमाते फिरोगे, उन्हें बता दो, वो घर आकर बयान ले जाएंगे। ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं, मैं अभी फ़ोन करके उन्हें कह देता हूँ, कहकर सम्राट ने थाने में फ़ोन करके पुलिस वालों को घर आकर माही से बयान लेने को कहा। वो मान गए और करीब 10 बजे पुलिस वाले आए। उन्होंने माही और सम्राट से पूछताछ की। थैंक यू माही जी, अब हम लोग चलते हैं, कहकर वो लोग चले गए। सम्राट भी रघु और राणा के साथ कंपनी चला गया अहमदाबाद। अगले दिन लकी उन लड़कियों से मिलने गया, उनके साथ उन दोनों के पेरेंट्स भी आए थे। उनके पेरेंट्स ने उन्हें लकी से माफ़ी मांगने को कहा तो दोनों ने माफ़ी मांग ली। फिर उनके पापा बोले, लकी जी कितना नुकसान हुआ है, हम देने को तैयार हैं। देखिए सर, टोटल 20,000 के करीब का खर्चा है। सर क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ, लकी ने कार मैकेनिक का दिया हुआ बिल उन्हें देते हुए कहा। फिर उन्हें साइड में ले गया। देखिए मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, मैंने ये भी आपकी बच्चियों को सबक सिखाने के लिए किया है। खर्च तो 7,000 के करीब ही हुआ है, ये लीजिए 20,000 उनके सामने दे दीजिएगा और उन्हें सबक ज़रूर सिखाइएगा। लकी बोला, लकी जी आपका सच में थैंक यू, हम मिडिल क्लास वालों के लिए ये 20,000 भी देना मुश्किल हो जाता। आप चिंता न कीजिए, अब हम उन्हें एक्टिवा चलाने ही नहीं देंगे, कहकर वो लोग उनके पास आए। लकी ने अपने सेक्रेटरी से कागज़ लेकर उन्हें दिया और बोला, ये लीजिए, मैंने कागज़ पहले ही बना लिए हैं, इन पर इन दोनों के साइन चाहिए, कल अगर ये किसी ऐसे केस में पकड़ी गई तो इन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। दोनों के पापा ने उन्हें खूब डांटा। लक्की ने अपनी कंपनी आकर सम्राट को फ़ोन करके सारी बात बता दी। सम्राट बोला, चल अच्छा किया, सुन वो राखी और राजू की शादी की डेट फिक्स हो गई है, अगले महीने है।
राना वापस आ रहा है, माही के कहने पर वो राजस्थान से मौसी और झुमकी को ले आएगा। फिर तुम लोग एक साथ यहाँ आ जाना। हाँ, पहले हफ्ते आ जाना, राखी ने स्पेशल कहा है। फिर राजू ने अलग से रिक्वेस्ट की है। ठीक है भैया, आप चिंता ना करें, हम समय पर पहुँच जाएंगे। लक्की बोला। नीता ऑफिस आने लगी थी, वो अमन के पास ही थी जब अमन को लक्की का फ़ोन आया। हेलो भैया, क्या हाल है? अमन ने पूछा। मैं सुबह वो मामला निपटा आया हूँ। मैंने तो फ़ोन ये बताने के लिए किया है कि भैया कह रहे थे कि राखी की शादी अगले महीने है। लक्की बोला। ठीक है भैया, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर नीता से बोला। नीता, राखी और राजू की शादी है अगले महीने, तुम चलोगी? बहाना अच्छा है मनाली जाने का। अमन बोला। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हमारे यहाँ लड़की शादी से पहले ससुराल नहीं जाती, बस शगुन माना जाता है। फिर अपनी तो अभी सगाई भी नहीं हुई, कोई नई शादी के बाद ही जाएंगे। नीता बोली। मनाली? राखी की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। राखी का अपना परिवार नहीं था, उसकी शादी का खर्च मैडम ही कर रही थी। माही और मम्मी ने जाकर उसकी शादी का सामान लिया। शादी स्कूल के ग्राउंड में करने का फैसला किया था, इसलिए शादी इतवार को रखी थी। स्कूल की छुट्टी थी। रघु कंपनी में काम कर रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने बिना नंबर देके फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से वनिया बोली। हेलो रघु, कैसे हैं आप? अरे आप, मैं भी सोचूं कि मुझे किसने फ़ोन किया है। कैसी हैं आप? काम ठीक चल रहा है? रघु ने पूछा। हाँ जी, बस आकर कुछ दिन समझने में निकल गए, अब सेट हुई तो आपको फ़ोन कर दिया। वनिया बोली। सॉरी, मैं भी आकर बिजी हो गया था, इसलिए फ़ोन नहीं किया। रघु अपनी सफाई देते हुए बोला। माही कैसी है? उसने बात बढ़ाने के लिए पूछा। ठीक है, आप आ जाइएगा किसी दिन, खुद ही उनका हाल पूछिएगा। दोनों काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। फिर रघु ने ही बिजी होने का बहाना बनाकर फ़ोन बंद कर दिया। राणा भी वापस अहमदाबाद चला गया था। फिर वो सामान अमन के पास छोड़कर राजस्थान के लिए निकल गया। वो यहाँ के काम निपटा कर राजस्थान मौसी और झुमकू को लेने चला गया। वो 2 दिन बाद वापस अहमदाबाद आ गया। वो उन्हें लेकर पहले अमन के घर ही आया। दोनों उनका घर देखकर हैरान रह गई। हाय राम, मौसी इतना बड़ा घर, महल जैसा लगता है। माए दीदी को मिलकर उनकी बातों से बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इतनी अमीर होंगी। झुमकी ने धीरे से मौसी से कहा। तभी अंदर से अमन आ गया। तब उसने अमन को मौसी और झुमकी से मिलाया। मौसी जी, थैंक यू, आपने नीता और भाभी का ध्यान रखा। अमन बोला। अरे बेटा, ऐसा क्यों कहते हो? हमने तो कुछ नहीं किया, मौसी बोली। अमन ने उन्हें अंदर लिविंग रूम में बिठाया, उनकी पूरी आवभगत की। फिर वो उसे नीता से मिलाने उसके घर ले गए। नीता की माँ ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। फिर वो लोग रात को वापस अमन के घर आ गई। वो लोग नीता के घर खाना खाकर आए थे। वो काफ़ी लेट आए थे। अगले दिन सुबह उनकी फ़्लाइट थी, तो वो आते ही सो गई। अगली सुबह वो दोनों उठी तो रोज़ की आदत के मुताबिक मौसी ने झुमकी से कहा। छोड़ी, जा मेरे लिए चाय लेकर आ, मेरी तो चाय के बिना आँख ही नहीं खुलती। झुमकी उठी और वो मुंह धोने बाथरूम में गई। तो वो वापस भागी आई और बोली। मौसी, इनका बाथरूम देख, इतना चमक रहा है, हर चीज़ एक से बढ़कर एक है। तू देख ले, मैं तो चाय पीने के बाद ही जाऊंगी, कहकर मौसी फिर चादर ओढ़कर सो गई। चुमकी नहा धोकर जैसे ही बाहर निकली तो वो जल्दी जल्दी नीचे जा रही थी। वो जैसे ही सीढ़ियों की तरफ मुड़ी तो लक्की से टकरा गई। लक्की ने उसे पकड़ लिया, नहीं तो वो सीढ़ियों से गिर जाती। लक्की उसे देखता रह गया। छोड़ो मुझे, बदतमीज, बचाया है तो पकड़ कर ही रखोगे क्या? झुमकी बोली। अरे वाह, भलाई का ज़माना ही नहीं है, एक तो मैंने बचाया, ऊपर से ऐसे बोल रही हो। तुम हो कौन? लकी बोला। शुक्रिया, और वो भी तेरा, तूने जानबूझकर टक्कर मारी, तेरे कारण ही तो गिरने वाली थी। तुम जैसों को खूब जानती हूँ, पहले गिरा देते हो फिर बचाकर हीरो बनते हो। लुच्चा कहीं का, पीछे हट, नहीं तो मैं अमन भैया को बता दूंगी। चुमकी ने धक्का देकर उसे हटाया और सीढ़ियाँ उतरकर किचन में चली गई। उसे देखकर लिविंग रूम में राणा के साथ बैठे अमन ने पूछा। क्या हुआ झुमकी? मौसी ने चाय पीनी है, झुमकी बोली। अमन बोला। तुम यहाँ आकर बैठो। अमन ने उसे बैठाकर नौकर से कहा चाय बनाने के लिए। भैया, आपके घर में वो एक लुच्चा सा कौन है? उसने पहले मुझे धक्का दिया, फिर मुझे पकड़ लिया। झुमकी ने अमन को बताया। कौन? किसकी बात कर रही है तू? अमन ने पूछा। कमाल है अमन, ये है कौन? पहले तो मुझसे टकरा गई, फिर सीढ़ियों से गिरने लगी, तो मैंने इसे बचाने के लिए पकड़ लिया। अब ये मुझे ही गालियाँ दे रही है। लकी ऊपर से आते हुए बोला। ओह, तो ये बात है, मैं भी सोचूं कि ये किसे गालियाँ दे रही है। झुमकी, ये मेरे लक्की भैया हैं, ये ऐसे नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। भैया, ये झुमकी है, राणा के साथ कल राजस्थान से आई है, वो मौसी भी आई हैं। इनके आने के बाद हम नीता के घर चले गए थे, वापस आए तो आप सो गए थे, इसलिए आपसे नहीं मिल पाए। अमन बोला। सॉरी लक्की जी, मुझे लगा कोई। झुमकी बोली। वाह झुमकी, तुम्हें तो इंग्लिश भी आती है। अमन बोला। वो क्या है ना भैया, मैं 10 क्लास तक पढ़ी हूँ, आगे फिर पढ़ नहीं पाई। झुमकी बोली। तभी नौकर चाय ले आया, वो लेकर जाने लगी तो उसने एक बार पीछे मुड़कर लकी को देखा, फिर ऊपर चल दी। वो मन में सोच रही थी कि ये लकी कितना सुंदर है। नाश्ता करके उन सब ने मनाली के लिए फ़्लाइट ले ली, जबकि राणा उनसे पहले ही ट्रक से मनाली के लिए चला गया था।
मौसी और झुमकी प्लेन में पहली बार बैठ रही थी। मौसी जहाज में चिल्लाने न लग जाना, बेइज्जती हो जाएगी। अमन भैया और लक्की जी की हमें तमीज़ से बैठना होगा, जैसे हम कई बार जहाज में आते जाते रहे हैं। चुमकी ने धीरे से समझाया। मनाली एयरपोर्ट पर उन्हें राजू लेने आ गया था। सम्राट ने उसे पहले ही बड़ी कार 8 सीटर लेकर भेजा था। वो लोग आराम से उसमें बैठ गए। अमन ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया, लक्की और झुमकी बीच में, और मौसी सबसे पिछली सीट पर आराम से लेट गई। लक्की को झुमकी पसंद आ गई थी। उसका भोलापन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने स्कूल और कॉलेज में बहुत सी लड़कियां देखी थी, सब लकी के पीछे पड़ी रहती थी। पर झुमकी ना तो उसकी हैंडसम होने पर फिदा हुई और ना ही उसके अमीर होने पर। इसी बात ने उसे झुमकी का दीवाना बना दिया। वो बैठा उसी को देखे जा रहा था। राजू ने शीशे में ये देखा तो उसने धीरे से अमन को इशारा किया। अब अमन भी शीशे में लकी को झुमकी की तरफ देखते हुए देख रहा था। घर आए तो माही और मम्मी ने उनका स्वागत किया। माही ने मम्मी को झुमकी और मौसी से मिलाया। मम्मी उनसे गले लग कर मिली। वो सभी अंदर आ गए। राखी, देख ले, तेरी शादी में हफ्ते पहले ही आ गए हम। अब क्या करें, राजू की तरफ भी हमें ही जाना होगा। अमन बोला। थैंक यू भैया, मेरा तो परिवार ही आप लोग हो। आपके बिना मैं शादी कैसे कर सकती थी। राखी बोली। भाभी, भैया कंपनी से आए नहीं अभी। लक्की ने पूछा। नहीं, वो आज राणावीर जी को आना है ना, तो वो उनके साथ वापस आएंगे। वैसे भी वो 6 बजे के बाद ही आते हैं। लक्की, तुम मौसी और झुमकी से मिले। माही ने पूछा। हाँ भाभी, मिला था। आपकी इस झुमकी से गालियाँ भी खाई। लक्की ने हंसते हुए कहा। नहीं दीदी जी, वो सुनकर झुमकी माही की बाँह पकड़कर बोली। फिर लक्की से बोली। आप है सॉरी कह तो दिया था मैंने। हाँ बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। लक्की हंसता हुआ बोला। भाई बात क्या है, मुझे भी तो कुछ बताओ। माही ने अपने कंधे पर मुंह छुपाया। शर्माती हुई झुमकी के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। कुछ नहीं भाभी, इससे गलतफहमी हो गई थी। ये मुझे पहले मिली नहीं थी ना, इसलिए। अब नहीं कहती है। इसने सॉरी भी कह दिया था इंग्लिश में। लकी की बात सुनकर झुमकी ने चोरी से लकी की तरफ देखा। मौसी मम्मी के साथ रसोई में थी। वो दोनों अपनी बातों में मस्त थी। उन्होंने राखी से कहा। राखी, अब तो आराम कर, कुछ दिन रह गए हैं तेरी शादी को। अब काम मत कर, हम देख लेंगे। मैडम, आप कैसे इतना काम करोगी। दीदी जी को कुछ करने देना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कर लूँगी। राखी बोली। अरे अब ये अकेली नहीं है, अब मैं और झुमकी भी तो आ गए हैं, हम हेल्प करेंगे मैडम की। मौसी बोली। हाँ राखी, तू जाकर माही के पास बैठ जा। और बहन जी, आप मुझे मैडम ना कहिए, आप दीदी या बहन की लीजिए। मम्मी बोली। ठीक है, मैं आपको दीदी कहूँगी, और आप मुझे बहन जी की जगह पुष्पा कहिएगा। मौसी बोली। शाम को सम्राट, रघु और राणा भी वापस आ गए। माही ने उन्हें भी मौसी और झुमकी से मिलाया। झुमकी बाद में अकेले में माही से बोली। दीदी जी, आपके यहाँ तो एक से एक सुंदर लड़के हैं, और इन सब में सबसे सुंदर आपके पति हैं। जितने सुंदर हैं सभी उतने ही अच्छे भी हैं। सुन, सम्राट जी तो मेरे हैं, और अमन नीता का है। रघु भैया को भी एक लड़की मिल गई है, ये लकी ही बचाए, पसंद हो तो इससे शादी कर लो। माही ने उसे छेड़ते हुए कहा। झुमकी शर्मा गई। फिर जल्दी ही राखी की शादी का दिन भी आ गया। रघु और लकी बारात की तरफ से आए। शादी में खूब मौज मस्ती हुई। दूल्हे के जूते चुराने का काम झुमकी के जिम्मे था। राजू का बेटा माही के पास ही था। माही ने उसे प्यार से पूछा। बबलू, तुझे पता है तेरे पापा ने जूते कहाँ रखे हैं। हाँ मेरे को पता है, बबलू बोला। देख बबलू, इस दीदी को ना पापा के जूते ला कर दे दे, दीदी साफ कर देंगी। आज उनकी शादी है ना, गंदे जूते थोड़े पहनेंगे, माही ने बबलू से कहा। बबलू उसी वक्त झुमकी को उस जगह ले गया जहाँ जूते रखे थे। झुमकी ने देखा कि लकी वहाँ कुछ लड़कों के साथ खड़ा था। उसने बबलू से कहा। बबलू, जाकर उन लड़कों से कहो कि उनको पापा बुला रहे हैं। अगर वो कहेंगे कि यहाँ कौन रुकेगा, तो कह देना मैं रुक जाऊंगा। झुमकी ने उसे पूरी तरह सिखाकर भेज दिया। बबलू उनके पास गया और बोला। आपको मेरे पापा बुला रहे हैं, मैं बैठा हूँ, आप जाइए। लक्की को लगा कि बच्चा सच कह रहा होगा, तो वो उसे वहाँ बिठाकर पैरों पर बाजू के पास चले गए। झुमकी ने देर नहीं लगाई और जूते उठा लिए। बाद में लक्की ने बहुत कोशिश की, पर वो निकलवा नहीं सके। तब उन्हें पैसे देने ही पड़े। इसी तरह शादी में हंसी मजाक चलता रहा। शादी बहुत ही अच्छे ढंग से और राजू और राखी के रस्मों रिवाजों के मुताबिक हुई। राखी की विदाई के बाद सभी राजू के घर गए, वहाँ के रस्मों रिवाज देखे। फिर रात को सभी लौट आए। इनमें से किसी ने भी ऐसी शादी नहीं देखी थी। हर इलाके की शादी के अपने रस्मों रिवाज होते हैं, यहाँ के अपने ही रिवाज थे। ये लोग तो मेहमानों की तरह देखते रहे। रात को सब थकार के सो गए। शादी के अगले दिन ही अमन, लकी और राणा, झुमकी और मौसी तो वापस चले गए। घर में शांति सी हो गई थी। मम्मी और माही भी स्कूल जाने लगी थी। दिन गुजरने लगे। अमन और नीता की सगाई तय हो गई। फिर तय दिन पर सम्राट, रघु और मम्मी अहमदाबाद आए और अमन और नीता की सगाई कराई। सगाई होटल में की गई थी। ज़्यादा लोग नहीं थे, बस यार दोस्त और ख़ास रिश्तेदार। के बेबी का आने का समय नज़दीक था। डॉक्टर ने सफ़र करने से मना किया था, इसलिए वो नहीं गई।
अब सम्राट अपना काम घर से ही करता था। उस दिन मम्मी स्कूल गई हुई थी, वो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था जब अचानक से माही के पेट में दर्द होने लगा। सम्राट उसी वक्त उसे लेकर हॉस्पिटल चल दिया। राखी उसके साथ गई। माही को अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे, वो सभी बाहर वेट कर रहे थे। मम्मी भी आ गई थी। सम्राट टेंशन में इधर उधर टहल रहा था, तभी दरवाज़ा खुला और नर्स ने आकर उन्हें बधाई देते हुए कहा, बधाई हो बेटा हुआ है। मम्मी ने खुशी में उसी वक्त उसे 5100 रुपये दिए। माई को वार्ड में ले आए तो सब बेबी को देखने अंदर आ गए। सबसे पहले मम्मी ने उसे उठाया। सम्राट ये बिल्कुल तेरे जैसा है कहकर वो प्यार से उसे पुचकारने लगी। सम्राट भी उनके पास खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसने भरी आंखों से माई का हाथ पकड़कर उसे दबाया। माई की आंखें भी भर आई। सम्राट ने माई के माथे पर किस किया और बोला, मुन्ने की मम्मी को बधाई हो। मुन्ने के पापा को भी बधाई हो। माही धीरे से बोली। राखी उसे उठाने के लिए मम्मी की मिन्नतें कर रही थी, पर मम्मी उसे दे नहीं रही थी। सम्राट ने फ़ोन करके सबसे पहले रघु को बताया। रघु ढेर सारी मिठाई लेकर राजू के साथ उसी वक्त हॉस्पिटल आ गया। उसने सारे वार्ड में मिठाई बांटी। सम्राट ने रघु के बाद राणा, अमन और लकी को भी फ़ोन करके बताया। सब बहुत खुश हुए। अहमदाबाद अमन ऑफिस में था। उसने नीता को अंदर बुलाया और उसे गले लगा कर कहा, नीता तुम चाची बन गई, भाभी के बेटा हुआ है। नीता तो खुशी से उछलने लगी। तभी अमन को लकी का फ़ोन आया। छोटे चाचे क्या हाल है, बधाई हो। सुन मैं सोच रहा हूँ हम मनाली चलें, सुबह वाली फ़्लाइट से चलें। हाँ चलते हैं, उसके लिए कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे। ऐसा करना, शाम को आप मुझे मॉल के बाहर मिलो। अमन बोला। मॉल क्यों, लकी ने पूछा। आ जाना फिर बताऊँगा, कहकर अमन ने फ़ोन बंद कर दिया। मीता, सम्राट भैया ने कहा था कि तुम्हारे घर जाकर मिठाई देकर आऊँ। अभी 1 घंटे बाद लकी भैया को मॉल में मिलना है। चलो पहले तुम्हारे घर चलते हैं, कहकर वो नीता के घर की तरफ चल दिए। वो आते हुए मिठाई भी ले आए। वो उसके घर गए तो अमन ने नीता की मम्मी को मिठाई का डब्बा देते हुए कहा, आंटी जी बधाई हो, भैया के घर मुन्ना हुआ है। क्या, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अमन तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो बेटा। बैठो बेटा। बैठो, नीता की मम्मी बोली। नहीं मम्मी जी, बैठने का टाइम नहीं है, हमने 4 बजे की फ़्लाइट लेनी है, उससे पहले कुछ ख़रीदारी भी करनी है। अमन बोला। हाँ बेटा, जाना ही चाहिए। नीता की मम्मी बोली। मम्मी मैं भी जाऊँ, मुझे भी माई को बेबी को देखना है। नीता बोली। ऐसा करते हैं बेटा, इन्हें आज जाने दो, हम लोग 1-2 दिन बाद जाएंगे। फिर अमन की तरफ देख कर बोला, ठीक है अमन, तुम लोग वहाँ कितने दिन रहोगे। टू बी कंटिन्यूड।